Hello students, welcome to all of you in the Mangalai biology classes. Myself Gunand Mangalai. In the last class I discussed about the process of glycolysis. Actually plant respiration में आपको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन के बाद जो पार्ट आता है एटीपी का स्ट्रक्चर, एटीपी का फंक्शन, उसके साथ ग्लाइकोलाइसिस भी हमने डिस्कसिंग किया है। मैं आपको एक जो पॉइंट है, रिमेनिंग पॉइंट है जो एरोबिक रिस्पिरेशन से रिलेटेड है, वहाँ पे मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। तो आपने सुना होगा एरोबिक रिस्पिरेशन जो है, एरोबिक रिस्पिरेशन ऑफ इन द माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज साइटोप्लाज्म। एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या क्या चाहिए? साइटोप्लाज्म भी चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए। तो हम आज क्या करने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं ना। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो कंसेप्ट है आपने 11th में पढ़ा है। ओके, 11th में आपने स्टडी किया है। कौन सा चैप्टर में? सेल एज यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर था आपको, उसमें आपने यूकैरियोटिक सेल स्टडी की है। यूकैरियोटिक सेल में ये सेल ऑर्गेनेल्स था, वो था माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं इंजन, इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्योंकि इंजन में क्या होता है, फ्यूल बर्निंग होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वैसे इसी को कहते हैं इंजन ऑफ सेल कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं इंजन ऑफ सेल। तो आपको पता होगा इंजन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस को कहते हैं राइबोसोम को। इंजन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और इंजन ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं आज। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको हमने पावर हाउस ऑफ सेल कहा है, इंजन ऑफ सेल कहा है, और इसी को क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक सेल जितने में है इसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको बायोप्लास्ट भी कहते हैं। ओके, और ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ किसके? माइटोकॉन्ड्रिया की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। दिस इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला जो है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस रहता है, 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ओके, या उसी को कहते हैं हम लोग आउटर चैम्बर। 2 मेम्ब्रेन के अंदर रहने वाला जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या उसी को कहते हैं आउटर चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा फोल्डिंग है, और फोल्डिंग रहने की वजह से उसके ऊपर क्या रहते हैं? ओके, ये स्मॉल पार्टिकल रहते हैं, एंड दैट स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज F1 पार्टिकल। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अंदर गया वाला, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डिंग फॉर्म करता है अंदर मैट्रिक्स के अंदर, उसको क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, और स्ट्रोमा भी कहते हैं। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, इसके अंदर क्या है? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। राइबोसोम है, कौन से? 70s टाइप के राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और भी क्या है? और डीएनए भी है, एंड द डीएनए इज कॉल्ड एज प्लाज्मोन। द डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज प्लाज्मोन। डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी था जिसको हम प्लास्टिडोम कहते थे। यहाँ का जो डीएनए इसको प्लाज्मोन कहते हैं। और ये डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है। इसलिए मैंने आपको बोला था क्लोरोप्लास्ट को और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। किसको किसको? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। क्यों? क्योंकि उनके खुद के अंदर क्या है? डीएनए है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर उनका खुद का डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को
सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और अंदर का जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटीनेशियस मास, प्रोटीनेशियस होमोजेनस स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको बता रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने कल पढ़ा है क्या, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस वो होता है साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रेस्पिरेशन में और अनारोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में कॉमन रहता है कौन, ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है। और जो सेकंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन की, सेकंड स्टेप जो है कौन सी, एरोबिक रेस्पिरेशन की, वो होती है मैट्रिक्स के अंदर, और जिसको बोलते हैं हम लोग क्रेब्स साइकिल। मतलब जितने भी एंजाइम चाहिए किसके लिए, क्रेब्स साइकिल की, वो एंजाइम्स कहाँ पे रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रहते हैं ना। इसका मतलब क्रेब्स साइकिल जो है सेकंड स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन की, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पूरी होती है। और जो थर्ड स्टेप मैं आपको पढ़ रहा हूँ, ओके, ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टेन। ओके, उसको हम अकेले को बोलते हैं क्रिस्टा, सिंगल को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। और ये क्रिस्टा आप देखोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल क्रिस्टा। क्रिस्टा में क्या है, दिस इज द क्रिस्टा। ओके, और क्रिस्टा में क्या है, क्रिस्टा जो है इसके ऊपर स्मॉल पार्टिकल रहते हैं, क्रिस्टा के ऊपर। क्रिस्टा इज कवर्ड विद स्मॉल पार्टिकल्स ऑन इट। क्रिस्टा के बाहर छोटे छोटे पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, या उसी को बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम, या फिर उसी को कहते हैं F1 पार्टिकल, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, उसी को बोलते हैं स्टॉक्ड पार्टिकल। F1 पार्टिकल, ऑक्सीजोम्स, एलिमेंट्री पार्टिकल, स्टॉक्ड पार्टिकल्स, ये सभी नाम है किसको, F1 पार्टिकल को। और अगर आप F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर देखते हो, इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल F1 पार्टिकल, तो F1 पार्टिकल में क्या क्या है, F1 पार्टिकल इज मेड अप ऑफ, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है F1 पार्टिकल का वो है हेड। F1 पार्टिकल का सबसे ऊपर का पार्ट है हेड, मिडिल पार्ट जो है उसको कहते हैं स्टॉक। मिडिल पार्ट कौन सा है, स्टॉक है। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसको बेस बोलते हैं। तो याद रखिए F1 पार्टिकल के अंदर क्या होता है, दिस इज F1 पार्टिकल ना, F1 पार्टिकल के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इसका मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसके अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है उसमें 3 स्टेप रहते हैं। कौन से, पहला ग्लाइकोलाइसिस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने आपको कल ही बताया था ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये कहाँ होता है, F1 पार्टिकल के हेड में होता है। तो ये है चीजें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर होने वाले स्टेप्स के। ओके, और ये जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ही होता है, इसलिए वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, देन अभी माइटोकॉन्ड्रिया कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, फिर दे हेल्पिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है पूरा, ये पूरे नेम है, इसके लेबलिंग है। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, व्हिच आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कैरेक्टरिस्टिक माइटोकॉन्ड्रिया का ये है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, पहला कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर, ओके, पावर हाउस सेल तो मैंने कहा, इंजन ऑफ सेल कहा है, बाद में फाउंड इन यूकैरियोट्स। कहाँ पे मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया, फाउंड इन यूकैरियोट्स। व्हाट यूकैरियोट्स, having 2 nucleus. Okay, then absent in RBC, प्लांट सेल में RBC में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता। ओके, या फिर एनिमल्स एनिमल सेल में जो RBC है, RBC के अंदर इनसाइड RBC रेटिकुलर कॉर्पस्कल, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। और प्लांट सेल में आपको पता होगा
जो शिव सेल है, शिव सेल याद आ रहा है, स्वयं के अंदर है जब शिव सेल, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। इसका मतलब एनिमल सेल में आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है और प्लांट सेल में शिव सेल के अंदर या शिव ट्यूब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। ये कैसे उसका ओके। और इसके अंदर आप देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया है स्टडीड, आपने स्टडी किया है ओके। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है फिर, हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी प्रोडक्शन करता है ओके। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम एटीपी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसको कहते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करना, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है ओके। और आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है आपने डायग्राम देखा है अभी, माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है, तो उसमें से दोनों में फर्क क्या है, आउटर मेम्ब्रेन जो है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, दिस आउटर मेम्ब्रेन ना, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है ओके। आउटर मेम्ब्रेन में क्या है बोल रहा हूं मैं, आउटर मेम्ब्रेन जनरली स्मूथ लॉन्ग ओके, स्मूथ है लॉन्ग है। कौन, आउटर मेम्ब्रेन जनरली स्मूथ है लॉन्ग है, टाइटली स्टिच्ड है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है लॉन्ग है, टाइटली स्टिच्ड है, मतलब उसके ऊपर टेंशन आया हुआ है। और याद रखिए आउटर मेम्ब्रेन जनरली परमेबल, आउटर मेम्ब्रेन परमेबल रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर परमेबिलिटी रहती है, क्यों, उसके अंदर पोरीन प्रोटीन है और वो पोरीन प्रोटीन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को अलर्ट करते हैं ना। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन कैसा है, इनर मेम्ब्रेन इज जनरली सेलेक्टिवली परमेबल ओके। कौन सा, इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको ओके, क्योंकि यहाँ पे पोरीन प्रोटीन एब्सेंट है। इनर मेम्ब्रेन में पोरीन प्रोटीन नहीं रहते, तो इनर मेम्ब्रेन में कैसे क्या है, वहाँ पे फोल्डिंग फॉर्म होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर फोल्डिंग फॉर्म होते हैं और उस फोल्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टा बोलते हैं, क्रिस्टा या क्रिस्टे बोलते हैं। और उस क्रिस्टे के ऊपर ओके क्रिस्टे फॉर्म होते हैं इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। एंड इनटू कलरलेस मैट्रिक्स, मतलब इनर मेम्ब्रेन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर घुसता है ना। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर एंट्री करता है, एमिटेड होता है वो इनर मेम्ब्रेन। और क्रिस्टा पियर्स न्यूमरस स्टॉक्ड पार्टिकल्स, क्रिस्टा के ऊपर क्या है, मेनी स्टॉक्ड पार्टिकल है, उसको एमिफोन पार्टिकल बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। क्रिस्टा के ऊपर क्या है, स्टॉक्ड पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, एफोन पार्टिकल है, ठीक है, इसको नाम है ऑक्सीजोम है, उसी के सभी नाम है ये ओके। एंड दैट इज द साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, मैंने आपको बोला था ना, एफोन पार्टिकल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम की प्रोसेस होती है ओके। उसी को टर्मिनल ऑक्सीजन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एंजाइम उसके लिए रहते हैं लोकेटेड ऑन द बॉडी ऑफ ऑक्सीजोम्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वहां पे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी प्रोडक्शन होती है और उसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओके। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है पॉइंट इंट्रोडक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ईटीएस के अंदर क्या होता है, ईटीएस के अंदर क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। ईटीएस के अंदर क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन द ईटीएस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ओके। आपने सुना है, आपने पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में जब एटीपी प्रोड्यूस होते हैं उसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं ना। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको ओके। एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द ऑक्सीजोम्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इसके अंदर क्या क्या है, एंजाइम है, किसके लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम्स है, किसके लिए, जो क्रेब्स साइकिल में यूज होते हैं। उसी के साथ यहाँ पे क्या है बोला मैंने, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है, 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है। और क्या है, सर्कुलर डीएनए भी है, दिया है मैंने डायग्राम निकाल के आपको। सर्कुलर डीएनए है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर है ओके। सिंगल सर्कुलर डीएनए भी है एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ डुप्लीकेटिंग, इसलिए उनका खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस अंदर ही होता है, डीएनए सिंथेसिस अंदर ही होता है, इसलिए उसको कहते हैं सेल्फ डुप्लीकेटिंग, खुद डुप्लीकेट हो जाता है, डबल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। मैंने आपको पहले ही बोला है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर होती है क्रेब्स साइकिल, मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, क्रेब्स साइकिल। और
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होती है वो कहाँ होती है, F1 पार्टिकल की हेड में होती है ना। सो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ओके, बाद में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन। ओके, दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स है। आपने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको डिस्कवर किसने किया है, बेंडा ने। ओके, बेंडा इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी आपको इंफॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ कौन सा, एरोबिक एंड एनारोबिक, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। मतलब दोनों रिस्पिरेशन कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं। ओके, साइमल्टेनियसली होते हैं वैसे तो दोनों कहाँ होते हैं, सेल के अंदर। एरोबिक रिस्पिरेशन हो और अनारोबिक रिस्पिरेशन हो, मैंने आपको कल भी डायग्राम निकाल के दिखाई थी। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन अनारोबिक कहाँ होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, रिस्पिरेशन और बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। कल ही मैंने पढ़ाया था, रिस्पिरेशन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में। रिस्पिरेशन में क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। किसको, रिस्पिरेशन को बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ऑक्सीडेशन होता है किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का इनटू सिंपल सब्सटेंस। मतलब पहले क्या होता है रिस्पिरेशन में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। रिस्पिरेशन में पहले क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कंसीडर कीजिए सपोज स्टार्च है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सपोज स्टार्च है, तो उसका कन्वर्जन किस में होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में होता है। मतलब किस में होता है, ग्लूकोज में होता है ना। ओके, ग्लूकोज क्या है फिर, ग्लूकोज इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको कल ही बताया था, प्लांट में क्या होता है, सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में होता है, और एनिमल में क्या होता है, स्टार्च का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग फिर, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ये जो प्रोसेस है क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। ओके, ब्रेकडाउन होता है इसका, और फिर जैसे ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। आपको पढ़ाया था मैंने कल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का, क्योंकि ग्लूकोज कितने कार्बन का था, 6 कार्बन का ना। 6 कार्बन ग्लूकोज का 3 कार्बन पायरुविक एसिड में कन्वर्शन होता है, और उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन और अनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कल ही बोला था मैंने आपको, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है ना। तो इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक में होता है और अनारोबिक में होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म दोनों सेल में है ना। ओके, एरोबिक सेल में भी है और अनारोबिक सेल में भी है साइटोप्लाज्म। और फिर अभी पायरुविक एसिड जो है उसके 3 फेट है बेटा, 3 फेट्स है किसके, पायरुविक एसिड है 3 फेट्स। 3 फेट मतलब 3 फ्यूचर प्रोडक्ट्स। पायरुविक एसिड जो बनता है साइटोप्लाज्म में, उसके 3 फ्यूचर प्रोडक्ट्स है, इसीलिए इसको कहते हैं फेट। ओके, कौन कौन से फेट है फिर, पहला जो फेट है वैसे हम बोल सकते हैं इसको, दैट इज एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बोल सकते हैं, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना। एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये एनारोबिक रिस्पिरेशन या फिर ये फर्मेंटेशन 2 तरीके से होता है। वन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ पे इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है, और दूसरा है सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये है 2 टाइप इसके एनारोबिक रिस्पिरेशन के। ओके, तो ये हो गया ओके, ग्लाइकोलाइसिस का ईएमपी पाथवे कॉमन इन बोथ एनारोबिक एंड एनारोबिक। मैंने आज बोला आपको, ग्लाइकोलाइसिस जो है दोनों में होता है, कहाँ पे, एरोबिक में भी होता है और अनारोबिक में होता है, ठीक है। और ये जो प्रोसेस मैंने बोला आपको, अनारोबिक रिस्पिरेशन, यहाँ पे इथिल अल्कोहल फॉर्मेशन होता है, इसलिए अल्कोहल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अनएरोबिक रिस्पिरेशन कहा गया कि याद रखो, O2 एब्सेंट है, O2 एब्सेंट है दोनों में, और इधर क्या है, O2 प्रेजेंट है।
तो O2 प्रेजेंट रहने की वजह से क्या होता है फिर यहाँ पे जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रिस्पिरेशन। और आपको अभी बहुत मैंने बोला एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में। ओके, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है फिर फॉर्म C2H5OH, C2H5OH क्या है इथिल अल्कोहल प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP। व्हाट इज ATP? एनर्जी ना, एनर्जी 2 ATP फॉर्म होते हैं यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है C3H6O3, C3H6O3 व्हाट इज दिस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP फॉर्म होते हैं, मतलब यहाँ पे भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो आपको यहाँ पे दिखता होगा दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर CO2 बाहर निकल रहा था, इधर CO2 नहीं निकलता। इसका मतलब याद रखिए, ये नीट के लिए क्वेश्चन पूछा था, इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, CO2 निकलता नहीं है। कहाँ पे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 बाहर नहीं निकलता, या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है CO2 बाहर निकलता है। यह है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको इसके आपको डिफरेंस में आपको बात बताता हूँ। ओके, और अराबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है कहा गया, तो अराबिक रिस्पिरेशन में आपने सुना होगा, अराबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है फॉर्म दैट इज 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP फॉर्म होते हैं। मतलब ATP प्रोडक्शन ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कंप्लीट होता है इधर, ऑक्सीजन रहने की वजह से, ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। कितना? 19 टाइम मोर, 38 से 38 जो है इसके 19 टाइम ज्यादा है ना, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 38 है, मतलब 19 टाइम मोर प्रोडक्शन होता है किसका? एरोबिक रिस्पिरेशन में। किसका? ATP का, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज अबाउट एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम है। सो सिंपल फूड का कन्वर्शन पहले, कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन पहले सिंपल में होता है, बाद में प्राइमरी प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन जो है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल, बाद में ग्लूकोज बनने के बाद ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुवेट एसिड बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एसिड। बाद में पायरुवेट एसिड के अलग अलग फेट्स है। ठीक है, द फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड ऑन एरोबिक और अनारोबिक, एरोबिक है या अनारोबिक उसके ऊपर डिपेंड है। इतना कंफर्म है, एरोबिक रिस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन होती है एनर्जी। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ATP प्रोडक्शन ऑकर इन एरोबिक रिस्पिरेशन। ओके, क्योंकि एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहने की वजह से यहाँ पे क्रेब साइकिल भी होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम होता है ना। इधर क्या हो रहा है? खाली इधर खाली ग्लाइकोलाइसिस होता है, नो क्रेब साइकिल, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हियर। और इधर ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ इधर क्रेब साइकिल भी होता है और ETS भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। इसलिए एनर्जी प्रोडक्शन उधर ज्यादा है, कहाँ पे? एरोबिक रिस्पिरेशन में। और हायर ऑर्गेनिज्म में होता है अंडर अनारोबिक कंडीशन में, आपको बोला लेस एनर्जी प्रोडक्शन होता है, इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म में। ओके, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होता है फिर? ओके, दैट इज आइदर, हाँ, तो आपको ये भी एक पॉइंट बता रहा था, यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करता है? फंगाई करता है। कौन सा फंगाई? आपने सुना होगा ईस्ट, सैप्रोमाइस सर्वाइस बोलते हैं। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक बोलते उसको, लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है उसमें मिल्क का कन्वर्शन कर्ड में होता है, दही बनता है ना, दूध से दही बनता है, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन कर रहा है? फंगाई कर रहा है। कौन सा? ईस्ट फंगाई करता है। तो ये अलग अलग माइक्रोब्स है जो करते हैं। और आपको बोला था मैंने डिफरेंसेस में, यहाँ पे फंगाई है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल है, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है। ओके, तो ये है डिफरेंस किसके? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर डिफरेंस मैंने आपको बताया। और भी बहुत डिफरेंस है, मैं आपको इसका चार्ट बताता हूँ दोनों डिफरेंस फर्मेंटेशन के अंदर। ओके, और कभी कभी क्या होता है हमारे मसल में भी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, ओके, एक्चुअली अनारोबिक रिस्पिरेशन जो है वो प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में होता है। जब यूकैरियोट में होता है, फंगाई में हो या ह्यूमन की बॉडी में हो, हमारे बॉडी में भी
ये फर्मेंटेशन होता है। जैसे कि हमारे मसल में जब हम स्ट्राइटेड मसल में स्ट्रेनियस वर्क करते हैं, मतलब ज़्यादा टेंशन देके काम करते हैं, कहाँ पे, स्ट्राइटेड मसल में, तो क्या होता है, मसल के अंदर फटीग होता है। क्यों? क्योंकि मसल के अंदर आपको पता होगा जो शुगर रहती है वो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से फिर पायरिक एसिड बनता है, और पायरिक एसिड डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बनता है ना, कहाँ पे, हमारे मसल में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से पायरिक एसिड बनता है, पायरिक एसिड लैक्टिक एसिड बनता है, और जब लैक्टिक एसिड स्टोर होता है कहाँ पे, मसल के अंदर, दैट कॉज पेन, दैट कॉज फटीग, उसको हम बोलते हैं फटीग या पेन कहते हैं, जब मसल के अंदर होता है ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेनियस वर्क करने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, किसकी, मसल की ना, ज़्यादा स्ट्रेनियस वर्क करने की वजह से मसल की ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, और जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है वो सप्लाई नहीं कर पाता कौन, हार्ट या ब्लड, तो फिर क्या होता है, मसल अंडरगो स्टार्वेशन, मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए वो भूखे मरते हैं या भूखे रहते हैं, और इसलिए वहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने की बजाय लैक्टिक एसिड जमा होता है, स्टोर होता है, और उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और मैंने अभी जस्ट बोला आपको एरोबिक रिस्पिरेशन जो है उसके अंदर 3 स्टेप है, ओरली बता रहा हूँ मैं आपको। पहला जो है वो तो आपको कंफर्म है, ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा जो है वो क्रेब्स साइकिल है, और तीसरा जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एरोबिक रिस्पिरेशन में और क्या क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन में और क्या क्या होता है, एक होती है क्रेब्स साइकिल, और तीसरी जो है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। सो दिस इज अबाउट मैकेनिज्म। ओके, मैंने आपको अभी बोला कि पायरिक एसिड जो है उसके अलग अलग 3 फेट है, ठीक है, आपको डायग्राम आपके सामने है। एरोबिक रिस्पिरेशन में और अनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक में O2 सप्लाई होता है, अनारोबिक में O2 सप्लाई नहीं होता है। ओके, तो ये 3 फेट है। फर्मेंटेशन इज द काइंड ऑफ अनारोबिक रिस्पिरेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन इज द काइंड ऑफ अनएरोबिक रिस्पिरेशन। अनारोबिक रिस्पिरेशन का एक टाइप है, कौन, फर्मेंटेशन। ओके, एंड कैरिड आउट प्राइमरली बाय फंगा एंड बैक्टीरिया। और फर्मेंटेशन कौन कर रहा है, इधर अल्कोहल प्रोडक्शन करने वाला फंगा है, और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करने वाला कौन है, बैक्टीरिया है। दीज आर द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब है। ओके, यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स, वाइन प्रोडक्शन जो होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन जो है, वाइन, अल्कोहल क्या है, वाइन है ना। हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम में, मतलब हमारे पूर्वज जो है, दादा परदादा, हमारे राजा महाराजा जो पुराने थे, वो भी वाइन यूज करते थे, अल्कोहल यूज करते थे, उसके यूज करते थे। ओके, सो दे यूज प्री हिस्टोरिक टाइम failed in their attempt and understand alcoholic fermentation, and Gay Lussac was the first to discover fermentation. Gay Lussac, साइंटिस्ट का नाम है, Gay Lussac is the name of scientist, जिसने फर्मेंटेशन के 2 टाइप का है, फर्मेंटेशन क्या है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया है। मैंने आपको अभी बोला फर्मेंटेशन के 2 टाइप है, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों के अंदर हम अभी डिफरेंस स्टडी करने वाले हैं। क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, मैंने अभी बोला आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें होता है, फंगाई में होता है। कौन से फंगाई में, ईस्ट में होता है ना अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आकर। ओके, कौन सा पहला बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट कौन सा बोल रहा हूँ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पहला, और दूसरा कौन सा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, इक्वेशन आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन और अनारोबिक रिस्पिरेशन हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैं अगर आपको फर्मेंटेशन पढ़ा रहा हूँ, फर्मेंटेशन के डिफरेंस बता रहा हूँ, कौन से फर्मेंटेशन के, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में फर्क क्या है। ओके, देखते हैं फर्क क्या है दोनों में। ओके, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे यीस्ट होता है, यीस्ट मतलब क्या है, फंगा यूज होता है, और इधर कौन यूज होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कौन है, बैक्टीरिया है ना। ये हो गया पहला डिफरेंस, यहाँ पे फंगा यूज होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया यूज होता है, इसका नाम मैंने आपको बोला। ओके, एंड पीपल स्टार्टेड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स, प्रीहिस्टोरिक टाइम से बनाते हैं। और दूसरा क्या है, जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, कहाँ पे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होता है, डीकार्बोक्स होता है, तो इधर क्या होता है, देयर इज नो डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, CO2 रिलीज नहीं होता, कहाँ पे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। ये पहला मैंने आपको बताया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, दूसरा बताया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है,
ये दोनों के अंदर हम डिफरेंस स्टडी करते हैं, ठीक है। नो डिकार्बोक्सिल, ओके, अटेम्प्ट स्टार्ट अल्कोहल फर्मेंटेशन। और नेक्स्ट यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनता है? फाइनल प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कौन सा बनता है? इथेनॉल, इथेनॉल बनता है, इथिल अल्कोहल। और यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है कौन सा बनता है? लैक्टिक एसिड ना, लैक्टिक एसिड बनता है, ओके। फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तो लैक्टिक एसिड बनता है जो कि सॉल्ट टेस्ट का रहता है, ठीक है। पायरिक एसिड फाउंड इन ग्लाइकोलाइसिस अल्कोहल बट यूजिंग टू एंजाइम्स पायरिक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एक्चुअली दो एंजाइम यूज होते हैं, कौन कौन से? पायरिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और पायरिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज। इधर कहाँ पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या क्या होता है? दो एंजाइम यूज होते हैं, कौन से? पहले स्टेप में क्या हो रहा है? पायरिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है। पहले स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? पायरिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब CO2 बाहर निकलता है और क्या बनता है? एसिटाल्डेहाइड। एसिटाल्डेहाइड तो आपने सुना होगा, पायरिक एसिड कितने कार्बन रहता है? पायरिक एसिड 3 कार्बन का रहता है और एसिटाल्डेहाइड कितने कार्बन का? 2 कार्बन का रहता है। तो उसी के साथ क्या होता है? CO2 बाहर निकलता है ना। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड से 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डेहाइड बनते हैं और 2 CO2 बाहर निकलते हैं। इसको बोलते हैं पहली स्टेप, कौन सी? डिकार्बोक्सिलेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्टेप, कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इसको, फर्स्ट स्टेप को। और दूसरी जो स्टेप है, ओके, तो यहाँ पे क्या है? जो एंजाइम है, एंजाइम्स पायरिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और Mg++ एज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? Mg++ और एंजाइम कौन सा है? पायरिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ओके। एंजाइम कौन सा है? पायरिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और Mg++ कोफैक्टर। पहली रिएक्शन होती है। और जो दूसरी रिएक्शन होती है सेकंड रिएक्शन कौन सी है? दैट इज रिडक्शन। सेकंड जो है ये हो गया डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और सेकंड जो रिएक्शन है रिडक्शन है। तो रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। मतलब क्या होता है? रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है, ओके। मतलब क्या होता है? ओके, एसिटाल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड के साथ ऐड होता है कौन? NADH2, जो कि ग्लाइकोलाइसिस में बना था ना। NADH2 कहाँ बना था? ग्लाइकोलाइसिस में बना था। ये ऐड होता है यहाँ पे प्लस 2H+ पे ऐड होते हैं, 2H+ और गिव राइज टू, और बनता क्या है आगे? 2C2H5OH, 2C2H5OH। मतलब क्या है? इथिल अल्कोहल है, इथिल अल्कोहल है ये, प्लस इथिल अल्कोहल बनता है, प्लस क्या बनता है? प्लस, ओके, टू फॉर्म 2NAD, टू फॉर्म 2NAD, मतलब NADH2 का कन्वर्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से, हाइड्रोजन ऐड होने की वजह से उसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं, ओके। तो ये हो गए सेकंड स्टेप्स। और फाइनली क्या बन गया आपका? फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया कौन सा? इथेनॉल। फाइनली आपका प्रोडक्ट कौन सा बन गया? इथेनॉल। उसको हम इथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथिल अल्कोहल बोलते हैं, ओके। ईस्ट ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया में होता है। आल्सो टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ओके, जिसका हम एक्सटेंशन कर सकते हैं। और जब याद रखिए अल्कोहल प्रोडक्शन में क्या होता है? अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 30% से ज्यादा होता है, 13% से ज्यादा, तो वहां पे क्या होता है? ईस्ट मर जाते हैं ना। और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्युमुलेशन ऑफ अल्कोहल बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट्स। अगर अल्कोहल का एक्युमुलेशन, अल्कोहल का परसेंटेज लिमिट से ज्यादा हो गया, कहाँ पे? वो सॉल्यूशन के अंदर, ओके। हाउएवर किल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज 30%। मैंने अभी बोला आपको, ईस्ट का कंसंट्रेशन अगर ईस्ट का या अल्कोहल का कंसंट्रेशन अगर 30% से ज्यादा हुआ, ओके, क्या बोल रहा हूँ मैं? ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ, मतलब अल्कोहल का कंसंट्रेशन अगर 13% से ज्यादा हुआ तो ईस्ट को वो पॉइजन है और उसके वजह से 13% से ज्यादा अल्कोहल का कंसंट्रेशन रहा तो ईस्ट पॉइजन की वजह से मर जाते हैं ना, डेथ हो जाते हैं। किसका? ईस्ट का, ओके। एंड देयरफॉर मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है 30% चाहिए फर्मेंटेशन के लिए और उसका बेवरेजेस के लिए। और फिर आपको पता है अल्कोहल का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है, ज्यादा होता है तो उसका डिस्टिलेशन करते हैं। अल्कोहल का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है तो उसका डिस्टिलेशन करते हैं। व्हाट इज डिस्टिलेशन? अल्कोहल के अंदर का जो वाटर है वो निकाल देते हैं ना, ओके। तो उसको कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द अल्कोहल फॉर द डिस्टिलेशन, ओके। Achieved higher concentration alcohol is achieved through
डिस्टिलेशन। ओके, मतलब अल्कोहल के अंदर जो वाटर है वो निकाल देते हैं और उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन बना देते हैं ना। अल्कोहल के अंदर जो वाटर है उसको निकाल देते हैं, उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। और जिसकी वजह से डिस्टिलेशन की वजह से क्या होता है, अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, डिस्टिलेशन की वजह से अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, अब आगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मैंने ऑलरेडी आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के पॉइंट बताए। अभी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको ऑलरेडी मैंने बोला है देयर इज नो डिकार्बोक्सिलेशन, वहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, फाइनल प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड। कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया करता है ये। ठीक है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैसी। ओके, होमो फर्मेंटिव है। ओके, होमो फर्मेंटिव है। ओके, और बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टी। और यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड का डायरेक्ट कन्वर्शन होता है किसमें, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट पायरुविक एसिड का डायरेक्ट कन्वर्शन होता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्शन होता है और उसी दौरान वो यूज करते हैं क्या, 2NADH2 और इसका क्या बनता है, 2NAD बनता है। यहाँ भी याद रखिए नो अस्टाल्डेहाइड फॉर्मेशन, अस्टाल्डेहाइड फॉर्मेशन नहीं होता या फिर डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। नो अस्टाल्डेहाइड नो डिकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में। और प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा है, एंजाइम कौन सा है, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और कोफैक्टर कौन से है, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN मतलब फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर है। उसी के साथ ZN+ जिंक, ZN2+ बोलते हैं। ओके, ZN2+, ये कौन है, कोफैक्टर है जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, +2 है। और यूजिंग विगरस एक्सरसाइज, कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मैंने आपको बोला क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है बाय यूजिंग एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। मसल के अंदर एक्युमुलेट होता है कौन, लैक्टिक एसिड। तो आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं, आपके एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम, ये हो गया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता। ओके, आपके एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम दी है, वो डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सिंपल डायग्राम है ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वेरी सिंपल डायग्राम, जो आपने ऑलरेडी उस डायग्राम का 99% पार्ट पढ़ लिया है। ओके, मतलब आपका क्लियर है वो पॉइंट। तो क्या होता है डायग्राम में, देखो पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का, 6 कार्बन का। फिर ग्लूकोज से क्या बनता है आपको पता है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से क्या बनता है, पागल बनता है ना, फॉस्फोग्लिसराइड। ओके, ग्लूकोज से क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसराइड बनता है। ग्लिसराल्डेहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसराल्डेहाइड क्या 3-फॉस्फेट बनता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 पागल भी बोल सकते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड को प्यार से हम पागल बोलते हैं। उसके बाद क्या बनता है उसका, 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है 3 कार्बन का। और उससे क्या बनता है, पेपा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। जो डिहाइड्रेशन होता है ना, वो 3 कार्बन का बनता है, पेपा। और फाइनली इस पेपा क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है ना। पेपा का क्या बनता है, पायरुविक एसिड। कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन के, 3 कार्बन के। ये पूरे 2 मॉलिक्यूल थे, ये पूरे 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल थे ये। ओके, ये भी 2 मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। बाकी पायरुविक एसिड क्या होता है, बाद में जो पायरुविक एसिड है, एक तो फिर लैक्टिक एसिड फॉर्म करेगा या अल्कोहल फॉर्म करेगा ना। कौन, पायरुविक एसिड जो फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है, एक तरफ पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और दूसरी तरफ क्या बनेगा, इथिल अल्कोहल बनेगा ना। क्या बनेगा, इथिल अल्कोहल बनेगा, उसको हम इथेनॉल बोलते हैं। इससे पायरुविक एसिड बनता है। और जब पायरुविक एसिड बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड बनता है तो आपको पता होगा, यहाँ पे अभी मैंने बोला है 2NAD का कन्वर्शन, या सॉरी 2NADH2 का कन्वर्शन 2NAD में होता है। आप बोलेंगे सर NADH2 कहाँ से आए, ये जो NADH2 आया आपको पता होगा वो ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था। ये NADH2 कहाँ प्रोड्यूस हुआ था, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस हुआ था। ओके, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसको हम 3PGA कहेंगे। 3PGA 3 कार्बन का है।
तो आपको पता होगा वो NADH2 यहाँ पे बना था, याद आ रहा है क्या? देखो आपको यहाँ पे 2 NAD से 2 NADH2 बना था, कहाँ पे? ग्लाइकोलाइसिस में बना था ना, तो वो 2 NADH2 यहाँ पे यूज होता है, ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ 2 NADH2 यहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे? रिडक्शन फेज में, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड का डायरेक्ट रिडक्शन होता है और फिर NADH2 का कौन NAD में होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। दूसरी तरफ क्या होता है? यहाँ पे वही NADH2 यहाँ यूज होता है और फिर क्या बनता है? 2 NADH2 से और 2 NADH2 से और क्या बनता है? 2 NAD बनता है ना, 2 NAD बनता है। मगर याद रखिए यहाँ पे क्या होता है? जैसे इथिल अल्कोहल फॉर्म होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल फॉर्म होते हैं ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथिल अल्कोहल फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे CO2 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे डिकार्बोक्स हो रहा है, यहाँ पे डिकार्बोक्स हो रहा है, यहाँ पे डिकार्बोक्स नहीं होता है, यहाँ पे खाली रिडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस, डिकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। यहाँ पे 3 स्टेप हो रहे हैं। यहाँ पे कितने स्टेप हो रहे हैं? पहली ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी डिकार्बोक्सिलेशन, तीसरी रिडक्शन। और यहाँ पे कौन से हो रहे? 2 हो रहे। कौन से? पहली ग्लाइकोलाइसिस और दूसरी रिडक्शन। मतलब यहाँ पे ये स्टेप गायब है। कौन सी? डिकार्बोक्सिलेशन स्टेप जो यहाँ पे गायब है। ये हो गया इसका डिफरेंस। और स्पेशल फीचर क्या है अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का स्पेशल फीचर क्या है, वैशिष्ट्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, बोथ लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज। दोनों फर्मेंटेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता। आप देखोगे तो यहाँ पे भी ओनली 2 एटीन फॉर्म होते हैं, यहाँ पे भी 2 एटीन फॉर्म होते हैं, यहाँ पे भी 2 एटीन फॉर्म होते हैं। मतलब एटीन प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज का, इसलिए दोनों में एटीन प्रोडक्शन कम होता है। ओके, कहाँ पे? दोनों फर्मेंटेशन में। एंड ट्रैप्ड हाई एनर्जी बॉन्ड। दूसरा प्रोसेस है इट इज हजार्डस है, मतलब थोड़ा सा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वो भी पॉइजनस है सेल के लिए, लैक्टिक एसिड जो वो भी पॉइजनस है। मतलब यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट है कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता नहीं है दोनों में। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता, यहाँ पे भी नहीं निकलता। इसका मतलब ये दोनों क्या है? पॉइजनस है, हजार्डस है। ओके, सेल के लिए। नेट गेन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोड्यूस 2 एटीपी। दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में इधर भी एटीपी मिल रहा है, तो इधर भी 2 एटीपी, मतलब 19 टाइम लेस है। ओके, 19 टाइम कम है। कहाँ से? एनारोबिक रेस्पिरेशन कंपैरिजन में कम है। ओके, अल्कोहल फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द CO2। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होता है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होता है, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता, नो डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर। एंड लास्ट वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट NAD व्हिच इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NAD। मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट था, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट जो था NADH2, उसका बाद में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। NADH2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और बाद में NAD बनता है ना। NADH2 खुद हाइड्रोजन लॉस कर रहा है ना, NADH2 खुद हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, मतलब उसका क्या हो रहा है? हाइड्रोजन लॉस हुआ तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना। NADH2 का खुद का हाइड्रोजन लॉस करता है, मतलब ऑक्सीडेशन करता है, और क्या बनता है? NAD बनता है। तो ये हो गए डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कल आपको मैं डिफरेंस का मैं आपको डिस्कशन करूंगा या फिर इसका टेबल दूंगा, इसी डिफरेंस का एक चार्ट दूंगा आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। ओके। The glycolysis process is 2 ATP and 2 NADH2. The key product of glycolysis is pyruvate. It can be utilized in different ways based on the availability of oxygen. In the presence of oxygen, it is utilized by aerobic organisms in Krebs cycle for complete oxidation. In the absence of oxygen, it is utilized by anaerobic organisms in lactic acid or alcohol fermentation. In a plant cell, glycolysis leads to the formation of pyruvic acid or pyruvate. Further, it is broken down based on the availability of oxygen. In the absence of oxygen, the cell undergoes fermentation. The term fermentation is derived from the Latin word fervere, which means to boil. In it,
complex substances like carbohydrates undergo incomplete oxidation. Based on the end product, the process can be classified as either alcohol fermentation or lactic acid fermentation. The fermentation of alcohol takes place in yeast, which are facultative anaerobes. In them, pyruvic acid is reduced to carbon dioxide and ethanol with the help of enzymes. In this process, first the pyruvate is decarboxylated by pyruvate decarboxylase to acetaldehyde. The enzyme alcohol dehydrogenase uses NADH to reduce the acetaldehyde molecule to ethanol. The NAD+ so formed is reused in the glycolysis process. Yeast is widely used in the production of alcohol beverages like wine and beer, and to bake bread. The fermentation of lactic acid is carried out by bacteria like Lactobacillus, which are obligatory anaerobes. In them, pyruvic acid is reduced to lactic acid or lactate. The NADH formed in the glycolysis process is reoxidized to NAD+ by alcohol dehydrogenase to be reused in the glycolysis process. For example, curd has a sour taste due to the presence of lactate formed by Lactobacillus in fermentation. Lactate is also formed in animal cells under certain conditions. During physical exercise, muscle cells undergo anaerobic respiration. The enzyme lactate dehydrogenase uses NADH to reduce the pyruvate molecule to lactate. In this process, NADH is reoxidized to NAD and used in the glycolysis pathway. The accumulation of lactate is the reason for the stiffness in the muscles when you exercise. Both alcohol and lactic acid fermentation yield less energy. Not even 7% of the energy present in the glucose is released. And of that, only some amount of energy is trapped in the form of ATP. Thus, anaerobic respiration yields a net gain of 2 ATPs after deducting the ATPs required for the preparatory phase of glycolysis. In anaerobic respiration, the NADH formed is reoxidized for complete oxidation in Krebs cycle. It also involves the transfer of hydrogen ions and electrons from the coenzymes NADH plus H plus and FADH2 to oxygen in the electron transport system, or ETS, for ATP synthesis.